सबसे पहला लग्न भाव है। लग्न भाव मनुष्य का स्वयं का व्यक्तित्व है, स्वयं का उसका काया है, शरीर है। उसके बाद हमारे ऋषियों ने, प्राचीन ऋषियों ने चतुर्थ भाव को स्थान रखा है। चतुर्थ भाव माता का है, क्योंकि ये लग्न हमारी माता से उत्पन्न होता है। लग्न के ठीक सामने चतुर्थ भाव के बाद सप्तम भाव आता है, जो हमारे पत्नी का है, जो हमारी सहचरी है, सुख दुख में की साथी है, हर्ष विषाद में हमारा साथ देने वाली है, उसका स्थान है। उसके बाद दसम भाव आता है। दसम भाव जो है पिता का भी है और कर्म का भी। कर्म प्रधान राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा करेगा वैसा मिलेगा। ये कलिकाल में राजा विक्रमादित्य को कलयुग ने बताया कि जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। अगर उसकी संगति होगी, दुष्ट जनों की होगी, तो वैसी उसके प्रकट हो जाएगी। ये कलयुग में प्रवेश किया था द्वापर के बाद, तब उन्होंने विक्रमादित्य को बताया था। और उसने जब स्थान मांगा था तो उन्होंने कहा कि मुझे स्थान दीजिए। तो राजा ने कहा, विक्रमादित्य ने, ठीक है, आपको सोने में स्थान देता हूँ। स्वर्ण में, सोने पाया, कहा मुझे और दीजिए। कि उसके बाद मधुशाला में आ गया, दारू के ठेके में। खैर, मानव जीवन का स्टेटस, प्रतिष्ठा, जीवन शैली, उसके कार्य, व्यवसाय, आधार दसम भाव है। दसम भाव बहुत ही विचारणीय विषय है, जिसमें मानव के रहन सहन का पता लगता है कि उसका क्या है, उसकी शैली क्या है, उसके जीने का ढंग क्या है। पद, नौकरी, जीवन निर्वाह, आदर, श्रद्धा, उदारता, दिव्यता, ज्ञान, पिता, व्यापार, कृषि, यज्ञ, कर्म, विज्ञान, जीवन के प्रकार, वस्त्र, आभूषण आदि। यदि दसम भाव में शुभ ग्रह हो तो राज्य का आश्रय, यानी राज्य का सहयोग, उद्योग, व्यापार का लाभ, यश, मान, धन प्राप्ति, कार्य कुशलता, वृद्धि, सभी सुखों की प्राप्ति, पिता द्वारा लाभ। ग्रह हो तो पितृ सुख की, पिता के सुख की हानि, एवं शासन से विरोध, धन अपयश, कष्ट, आजीविका चिंता। विशेष बात यह है कि दसम भाव में हमें देखना क्या चाहिए। दसम भाव एवं उसका स्वामी अर्थात दसम भाव में उपस्थित ग्रह, उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टियां, दशमेश किस राशि में है, अन्य ग्रहों से उसका संबंध, भाव दशा, महादशा, अंतरदशा, योगिनी दशा इत्यादि। ऋषियों ने हमारे कहा है कि समुदित मृत्यु वर्णे मानवा नाम प्रयत्नादि दशमम भावे सर्व कर्म प्रकाशम गगन परिदृष्टिया राशि खेत स्वभावे सकलमय विचिंत्यम सप्त योगासु धीमहि। अर्थात प्राचीन शेष मुनियों ने बताया है कि दसम भाव में सभी प्रकार के कार्यों का प्रयास पूर्वक विचार कर मनुष्यों के हित के लिए कहा है। दसम भाव को सभी प्रकार के कार्यों के लिए ज्योतिषियों को प्रयत्न पूर्वक विचार करके मनुष्य के हित के बारे में, मनुष्य के फलादेश के बारे में निर्देशित किया है। उसके अंतर्गत ग्रहों की दृष्टि, राशियों और ग्रहों के स्वभाव एवं बल का ज्ञान कर विद्वान को दसम भाव संबंधी विचार करना चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है। अब दशमेश यदि लग्न में है तो जातक माता से विरोधाभास रखने वाला, पिता का भक्त, उद्योगी, कवि, धन का वृद्धि करता, पराक्रम से भाग्योदय प्राप्त करने वाला। दशमेश पाप ग्रह हो तो पिता के मृत्यु के उपरांत माता पर पुरुष से संबंध स्थापित करती है या वो दूसरा विवाह
कर लेती। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि समाज में कि 50-50, 60-60 साल की उम्र में भी लोग अपना जीवन साथी, क्योंकि देश काल परिस्थितियों के अनुसार हमारी वर्जनाएं, शास्त्र की मान्यताएं में आंशिक परिवर्तन होता है, ये हमारा शास्त्र भी कहता है। हालांकि आज हम इस विषय पर प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों का बहुत सहारा नहीं ले रहे हैं, हम इधर आधुनिक में भी आ रहे हैं। डॉक्टर श्रीमाली जो आधुनिक सर्वोत्कृष्ट भारत क्या विश्व के सर्वोत्कृष्ट ज्योतिषाचार्य हैं, उनके आधार पर भी हम कुछ फलादेश करना चाहते हैं। यदि दशमेश द्वितीय में हो तो माँ के लिए अनिष्टकारी होता है जातक, किंतु माँ का स्नेह पात्र भी होता है और पिता के लिए सुखदायक होता है। जैसे लोग कहते हैं कि अरे ये लोग पूछने आते हैं कि गुरुजी ये बताइए माँ के लिए कैसा, हमारे लिए कैसा है, ये क्वेश्चन लोग करते हैं। तो माँ के लिए अनिष्टकारक होता है, किंतु माँ का स्नेह पात्र तथा पिता के लिए सुखदायक, धर्मात्मा, धनी, सुखी, गुणी। दशमेश यदि तृतीय भाव में हो तो माता परिजनों के सेवक, सत्कर्मी, श्रेष्ठ व्यापारी, सर्वगुण संपन्न। और यदि पापग्रह हो तो विपरीत फल तथा किसी बड़े काम को अंजाम देने में असमर्थ होता है, किसी बड़े काम को, बड़े टारगेट को नहीं पूरा कर पाता है। दशमेश यदि चतुर्थ भाव में हो तो माता पिता का भक्त, सदैव परेशान, भोगी, धर्मात्मा, ज्ञानी, सबको आनंद देने वाला जातक होता है। दशमेश यदि पंचम में हो तो संगीतज्ञ, शुभ कार्य करने वाला, विद्वान, संततिवान, धनी, अल्पसुखी, भाग्यशाली, डींगे मारने वाला, बड़ी बड़ी हाँकने वाला। दशमेश से छठे भाव में हो तो शुभ ग्रह हो तो पिता के धन का भोगी, अपने गुणों से प्रसिद्ध। पाप ग्रह हो तो राज्य या शत्रु से भयभीत, कायर प्रकृति का, रोगी, झगड़ालू, विवाद करने वाला एवं काम में आसक्त होता है। यदि वह शत्रुओं से बच जाए तो दीर्घायु भी होता है, क्योंकि जब झगड़ा करेगा, फसाद करेगा, आतंक फैलाएगा तो निश्चित है या तो किसी को मारेगा या तो स्वयं मारा जाएगा। दशमेश यदि सप्तम में हो तो पत्नी सुंदर, पतिव्रता, सास की सेवा करने वाली, भाग्योदय उसके पति का परदेश में होता है, स्वयं भी वह अच्छा व्यक्तित्व होता है, उसकी महिला भी सुशील कुलीन होती है। दशमेश यदि अष्टम में हो तो यदि पाप ग्रह है तो वीर, क्रूर, धूर्त, दुष्ट, झूठा, अल्पायु, माँ को कष्ट देने वाला, मनोरथों को, अपने टारगेट को बहुत कष्ट उठाकर भी, काफी प्रयास करने के बाद भी उसको सिद्ध न कर पाने वाला, यानी टारगेट को अपनी पूर्ति न कर पाने वाला होता है। किंतु यदि शुभ ग्रह हो तो स्थितियों में कुछ सुधार संभव है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। दशमेश यदि नवे में हो तो अच्छे मित्र, भाई से युक्त, सुशील, स्वतंत्र व्यवसाय में यदि अपना काम करे तो उसमें भाग्योदय होता है। किसी की पार्टनरशिप में काम करने पर वो उसका भाग्योदय नहीं होगा, पूरी तरह से चल नहीं पाएगा। उसकी माता श्रेष्ठ वृत्ति की होती है, माँ उसकी श्रेष्ठ वृत्ति की होती है, अच्छे स्वभाव की होती है और अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देने वाली होती है। दशमेश या दशम में हो तो माता को सुख देने वाला और वाक्पटु, समय पर उचित बोलने वाला एवं माता के कुल से, अपने ननिहाल पद से वो सुखी भी होता है। दशमेश एकादश भाव में हो तो धनी, दीर्घायु, यशस्वी, सम्मानित, माता को सुख प्राप्त करने वाला। दशमेश या द्वादश में हो
तो माता के सुख से रहित या माता के सुख से परित्यक्त। कभी कभी होता था कि माँ भी किसी एक अपने किसी पुत्र को अधिक प्यार करती, किसी को कम करती, या किसी को बिल्कुल नहीं करती, घृणा भी करती उसके गुणों के कारण से, गुणों या अवगुणों के कारण। परंतु ऐसा जातक सुख कर्म करने वाला होता है, स्वावलंबी होता है, राज्यकर्मी होता है, किंतु उसे राज्य द्वारा दंड का भय भी प्राप्त होता है। वह अपने पिता की चिंता करने वाला, और यदि पापग्रह हो तो उसे आर्थिक संकट, राज्य भय, परदेश में 36वें वर्ष में धन, कार्य एवं भाग्य में सिद्धि का योग प्राप्त होता है। दशम में यदि मेष राशि हो तो अधर्मी, दुष्ट, चुगलखोर, विनम्रता रहित, निंदनीय चरित्र। वृष राशि हो तो खर्चीला, खर्च करने वाला, सत्कार करने वाला, दयालु, स्नेही व्यक्तित्व होता है। मिथुन राशि हो तो कीर्तवान, प्रीतियुक्त, तेजस्वी, कृषि कार्य करने वाला। दशम में यदि कर्क राशि हो तो दयालु, पाप रहित, प्याऊ, बाग बगीचा, तालाब, वापी, कूप का निर्माण करने वाला, जिससे लोगों को सुख प्राप्त हो, लोगों को जल प्राप्त हो। यदि दशम में सिंह राशि हो तो निष्ठुर, हिंसक, सदैव चिंतनीय, अपने पौरुष पर घमंड करने वाला, दंभ करने वाला, हत्यारे प्रकृति का। कन्या राशि हो दशम में तो राजा के सम्मान के विरुद्ध कार्य करने वाला, यानी कि राज्य का विरुद्ध कार्य करने वाला, थोड़ा कामातुर। तुला राशि हो तो धार्मिक, राजनीतिक, बड़ा व्यापारी, सज्जनों का मददगार। वृश्चिक राशि हो तो परोपकारी, जनहितकारी, नीति ज्ञान रहित एवं थोड़ा थोड़ा निर्दयी भी होता है। धनु राशि हो तो परोपकारी, समस्त लाभकारी कार्य करने वाला, भोजन के स्तर में राजा के तुल्य आचरण करने वाला, यानी कि खाना खाएगा तो कई प्रकार के व्यंजन बनवाएगा, राशि ठाट बाट से वो भोजन करेगा। मकर राशि हो तो प्रतापी, कर्मवादी, कुछ निर्दयी, निष्ठुर, भाई मित्र से युक्त, प्राय धर्महीन भी होता है जातक। दुष्टों से समर्थन प्राप्त करने वाला भी होता है, कुछ दुष्टों की संगत भी करता है। कुंभ राशि हो तो कर्म प्रधान, कुछ पाखंडी, दिखावा करने वाला, लोभी, विश्वासहीन, जन विरुद्ध कार्य करने वाला। मीन राशि हो तो स्थिर, कीर्तियुक्त, कुल में शुभ काम करने वाला। और दशम में यदि सूर्य हो, दशम में, अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि तमाम वक्ताओं ने यह बात कही कि दशम में शनि जो है वो पूरी तरह से कारक है। शनि मतलब जो है कर्म का स्वामी है, और उसी को उन्होंने बताया है। लेकिन हमारे श्रीमाली जी ने, श्रीमाली बंधुओं ने, जो कि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, आज हम उन्हीं के आधार पर बोल रहे हैं, जो कुछ उनका है, उनके मतलब दिए गए निर्देशानुसार, जो हालांकि शास्त्र का निर्देश जो वो उन्होंने भी शास्त्र के निर्देशों का पालन किया है। श्रीमाली जी ने भी सारे ऋषि मुनियों का हवाला दिया, भर्ग, भृगु, अंगिरा, अगस्त, पराशर, इन सब का ही उन्होंने फलदेव का, निर्णय सिंधु, जो प्राचीन जो भी ग्रंथ है काल निर्णय वगैरह के, उसमें जो भी प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो उस आधार पर व्याख्या की, उसका उन्होंने आधार लेके कहा है। तो वो उनका कहना है कि केवल शनि ही नहीं दशम भाव के कारक है। ये बिल्कुल गलत है कि शनि, लोग हर आदमी कह रहा है कि शनि कारक है, शनि कारक है, ऐसा कुछ नहीं। पूरा नक्षत्र मंडल हमारा 360 डिग्री पर अवस्थित है। पूरी एस्ट्रोनॉमी नक्षत्र साला 360 डिग्री पर है। 12 राशियां 360 डिग्री पर विभक्त है।
प्रत्येक लग्न में अलग अलग ग्रह जो है दशम भाव का कारक, मारक या अकारक है या बाधक है। जैसे कि मेष लग्न में शनि अकारक है और ये 10 एवं 11 भाव का स्वामी है, धीरे धीरे उन्नति करता है और भाग्योदय भी विलंब से होता है, क्योंकि शनिश्चर धीमे धीमे चलने वाला ग्रह है। व्यक्ति धीमे धीमे भाग्योदय की ओर अग्रसर होता है, धीरे धीरे अपनी प्रगति की ओर अग्रसर होता है। इसी प्रकार वृक्ष लग्न में शनि 9वें भाग्य एवं कर्म स्थान का स्वामी है, सर्वोत्कृष्ट कारक ग्रह है। इस लग्न में, वृक्ष लग्न में केंद्र एवं त्रिकोण का स्वामी भी है और व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठाने वाला है। वृक्ष लग्न में शनि योग कारक होता है, क्योंकि भाग्य स्थान का एवं कर्म स्थान दोनों का, भाग्येश कर्मेश दोनों है, व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठाता है और व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता नहीं। मिथुन लग्न में गुरु 7, सप्तम एवं दशम भाव का स्वामी है। 2 केंद्रों का अधिपति होने से ये केंद्राधिपति दोष युक्त भी है, अकारक भी है, मार्केश भी है, सप्तमेश भी है, राज्येश भी है। मिथुन लग्न में गुरु अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ज्योतिष में गुरु और बुध आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। विष्णु पुराण में हमने कहा कि जब बुध का जन्म हुआ तो उनके 32 दांत थे और उनको झाड़ियों में, और उनको वो किसकी संतान थे? वो चंद्रमा और गुरु की अवैध संतान थे। उन्होंने उनको झाड़ी में फेंक दिया, झाड़ी में कर दिया। जब सारे देवता ऋषि मुनि उधर से गुजरने लगे तो बुध हंसने लगे। लोग कहते थे कि कितना अच्छा बालक है, क्यों उनको किनारे, ये कैसे निष्ठुर इनके माता पिता हैं। धीरे धीरे वहां पर चंद्रमा भी आ गए, बृहस्पति भी आ गए। जब चंद्रमा आए तो बुध चंद्रमा को देख के हंसे। चंद्रमा ने कहा, ये कौन निष्ठुर है जो इनको यहाँ पर छोड़ गया है? तो बुध ने कहा, हे माता, सत्यता बता दे, अन्यथा मैं तेरा राज खोल दूंगा। तब तक बृहस्पति ने बात संभाली और तुरंत कहा कि अरे नहीं नहीं, जो अगर इसका कोई नहीं तो मैं इसका पिता हूं। पिता तो उसके थे ही। उनका मैं इसका पिता हूं। तब से बुध चंद्रमा और बृहस्पति से शत्रुता मानता है। चंद्रमा को तो शत्रु मानता है, लेकिन बृहस्पति ने स्वयं, ये विष्णु पुराण का उदाहरण मैं बता रहा हूं, बृहस्पति ने कहा नहीं नहीं, जिसका कोई नहीं, इसका मैं पिता हूं। तो बृहस्पति से को शत्रु तो नहीं मानता, लेकिन उनको समतुल्य मानता है, कंपटीटर मानता है। अब इसी प्रकार कर्क लग्न जो चौथी लग्न है, उसमें मंगल पंचम का एवं लग्न का पंचम का आपके 4, 5 और फर्स्ट का स्वामी है। मंगल इसमें दशम भाव का कारक है, होता है और सर्वाधिक कारक होता है। मंगल पंचमेश एवं दशमेश होता है, बहुत जबरदस्त होता है। अगर दशम भाव में मंगल बैठ जाए, अगर पंच महापुरुष योग नहीं भी बना रहा, अंशों में कुछ कमजोर भी है, कुछ बलहीन भी है, तो भी वो मध्यम दर्जे का जीवन देगा। अगर बहुत बलहीन भी है, बहुत कमजोर भी है, तब भी वो साधारण रूप से व्यक्ति को एक अच्छा जीवन देने में समर्थ होगा। दशमेश मंगल कर्क लग्न में। सिंह लग्न में दशम भाव का स्वामी शुक्र है, हालांकि वो तृतीय और दशमेश भी है। इसमें सिंह लग्न में शुक्र का बलवान होना अच्छा नहीं माना गया है। श्री माली जी कहते हैं कि शुक्र अगर इसमें बलवान होगा तो बंटाधार कर देगा। ये जितना शुक्र जितना वक्री सूर्य से अस्त्र शत्रु राशि और अकारक होगा, उतना ही अच्छा होगा। और यदि ऐसा नहीं है, ये वक्री अस्त है, शुक्र से अकारक है, तो योग कारक होगा एवं उन्नति में धीरे धीरे उन्नति में ये मनुष्य को पूरी तरह से सहायक होगा और मनुष्य को आगे ले जाएगा।
कन्या लग्न में बुध लग्न का एवं दसम भाव का स्वामी है, कारकेश है, अच्छी स्थिति का माना गया। तुला लग्न में दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो कि पूर्ण कारक है, राज्य से। चंद्रमा के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि यदि दसम भाव में चंद्रमा है तो व्यक्ति चौंकाने वाला कार्य करता है अपने जीवन में, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता, सूर्य तच्छो हो जाए, श्रोता दावी प्राणस मुखाद अग्नि रह जाए। चंद्रमा मन का कारक है, प्राण है। मन जितना कल्पना करेगा, जितनी आगे तक जाएगा, जितनी गहराई तक जाएगा, उतना ही मनुष्य को प्राप्ति एवं सिद्धियां, लब्धियां प्राप्त होंगी। इसी प्रकार वृश्चिक लग्न में दसम भाव का कारक सूर्य है, जो कि पूर्ण कारक है, क्योंकि वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल सूर्य अति मित्र है, बहुत ही कारक होगा, दसम भाव में सूर्य होगा। धनु लग्न में बुध है, दसम भाव का कारक, हालांकि केंद्राधिपत्य दोषयुक्त है, सामान्यता अकारक है, फिर भी बुध को दसम भाव में सामान्य कारक की संज्ञा दी गई है, समान रूप से कारक होगा। यद्यपि वो शास्त्र के अनुसार अकारक है, लेकिन अगर अच्छा अंशों में बली है और अच्छे ग्रहों से दृष्टि है तो निश्चित रूप से कारक होगा, पूर्ण कारक के समतुल्य होगा वो। इसी प्रकार मकर लग्न में शुक्र पंचमेश राज्येश है, पूर्ण कारक है, पंचम एवं दसम का स्वामी है। मकर लग्न का स्वामी शनि है और शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, बहुत ही अच्छी स्थिति में मकर लग्न में शुक्र शास्त्र के अनुसार मान्य है। कुंभ लग्न में मंगल तृतीय एवं दसम का स्वामी है, ये अकारक है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो मित्र षड्वर्ग में मित्र और शत्रु की जो परिभाषित किया है, उनके कारकत्व को, उनके संबंधों को, वो गलत नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में भी दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति अच्छे प्रकृति के व्यक्ति से वो सामंजस्य बैठाने में बहुत ही उसकी मुश्किल होगी, क्योंकि वो तो हमेशा दुष्टता की बातें करेगा। वो कहेगा आओ शराब पियो, आओ इस काम में चलो, अच्छा आदमी उसका साथ देगा नहीं। तो जो शास्त्रों में एक उन्होंने बताया है कि जो शत्रु ग्रहों का एक मतलब एक आपस में एक मतलब जो है 36 का आंकड़ा होता है, वो बिल्कुल सही है। कुंभ लग्न में मंगल जो है तृतीय दसम का स्वामी है, अकारक होता है, हालांकि पराक्रमेश राज्य से, लेकिन पूर्ण रूप से अकारक होता है। मीन लग्न में गुरु लग्न एवं दसम का स्वामी है, पूर्ण कारक है, और मीन लग्न में स्वयं बृहस्पति इस लग्न का स्वामी है, इसलिए उसे केंद्राधिपत्य दोष भी नहीं लगता है। अब यहां पर हमको ये देखना होगा कि हमारी अन्य स्थितियां क्या है। श्रीमाली जी ने आगे कहा है कि यदि दशमेश शुक्र से युक्त होकर केंद्र में बैठा हो और द्वादश में बुध हो तो जातक महान पुण्यात्मा बनता है। दशमेश और लग्नेश एक साथ हो तो नौकरी में विशेष प्रगति जातक प्राप्त करता है। बुध अपने स्वराशि में राहु केतु से रहित होकर दशमेश के साथ नवम भाव में हो तो जातक निश्चय ही उच्च कोटि का यज्ञ कर्मकांड करता होता है या करवाता है। बुध अपनी उच्च राशि में राहु केतु से राजस्थान से दसम भाव में पापग्रह, राजस्थान से दसम भाव में पापग्रह या क्रूर ग्रह हो तो जातक साधारण स्थिति को प्राप्त करने में अपने जीवन में सफल रहता है। बहुत उच्च तो नहीं प्राप्त करेगा, लेकिन साधारण स्थिति वो अवश्य प्राप्त कर लेगा। नवम दसम सप्तम पंचम और लग्न में ये 5 शुभ ग्रहों से युक्त नवम दसम सप्तम पंचम और लग्न, ये 5 भाव
यदि शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो जातक विश्व में विख्यात होता है या अपने देश में, अपने समाज में ख्याति प्राप्त करता है। बलवान 4 या 5 ग्रह केंद्र 1, 4, 7, 10 अथवा त्रिकोण 5 रंग में हो तो जातक वृद्धावस्था में सन्यासी होता है। कारण यह है कि लग्न शरीर, जब तक शरीर में यौवन है, प्रौढ़ावस्था में तक भी यौवन बना रहता है। जो लोग मेंटेन करके रहते हैं वो काफी हद तक प्रौढ़ावस्था के बाद तक भी अपने यौवन को, अपने मतलब जो है तेज को बरकरार रखते हैं। चौथा भाव सुख का है, नाना प्रकार के सुख। मोम भवन माता। सप्तम भाव दाम्पत्य का है, पत्नी का है, जाया का है। दसम भाव नौकरी का है। अब सवाल इस बात का है कि जब व्यक्ति प्रौढ़ावस्था के बाद एक तरह से अपने कर्म से रिटायर हो जाता है, अपने जीवन से रिटायर हो जाता है, उसके लिए ये सब चीजें नगण्य हो जाती है। पहला लग्न में कोई इसका रुचि नहीं रहती, शरीर वृद्ध हो जाता है, जीर्ण शीर्ण होने लगता है। भूम भवन बंगले वाहन का उसके लिए कोई महत्व नहीं रहता। पत्नी होती भी है, नहीं भी होती है, होती भी है तो उसका कोई चार्म नहीं रह जाता है, केवल प्रेम रह जाता है, आत्मिक प्रेम रह जाता है। कोई ऐसा उसका मतलब जो है ये काम भाव या मदन पीड़ा भी नहीं रह जाती है। दसम भाव में भी न नौकरी से भी हो जाता है, किनारे धंधे से भी हो जाता है, अपने बच्चों को सौंप देता है कि ठीक है जाइए बेटा आप अपना देखिए। तो एक तरह से संन्यास प्रकट हो जाती है, सन्यासी होता है। ये हमारे श्रीमाली जी ने महर्षि भृग के आधार पर इसका विवेचन किया है। अगला पॉइंट, शुक्र और चंद्रमा बलहीन होकर लग्नेश को देखते हो तो जातक साधारण स्थिति को अपने जीवन में प्राप्त करता है। बहुत नीचे नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन साधारण या मध्यम दर्जे की स्थिति को प्राप्त कर लेगा। नवम भाव में चंद्रमा हो और उसे कोई भी ग्रह न देखता हो तो जातक निश्चय ही सन्यासी बनेगा, क्योंकि वेद में चंद्रमा सूर्य को, चंद्रमा को आत्मा का, चंद्रमा को मन का कारक एवं प्राण कहा गया है और सूर्य को आत्म कारक कहा गया है। दशमेश केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक बहुत बड़ा अधिकारी भी होता है, गजेटेड अफसर भी हो जाता है। लग्नेश शनि को देखता हो और अन्य ग्रह लग्नेश को न देखते हो तो भी प्रबल संन्यास योग समझना चाहिए। लग्न के दसम भाव में सूर्य हो, लग्न से दसम भाव में यदि सूर्य हो तो पिता से धन प्राप्त होता है। चंद्रमा हो तो माता से धन प्राप्त होता है। मंगल हो तो दुश्मनों से या शत्रु से धन प्राप्त होता है, चाहे मुकदमे से हो, चाहे वो किसी एलिमनी से हो, चाहे किसी प्रकार से हो, चाहे किसी समझौते से हो। बुध हो तो मित्र के द्वारा धन प्राप्त होता है। गुरु हो तो भाई से धन प्राप्त होता है। शुक्र हो तो ससुराल से धन की प्राप्ति होती है। शनि हो तो नौकर से धन की प्राप्ति होती है या सेवक से। राहु केतु हो तो छल प्रपंच तिकड़म से, कूट से धन प्राप्ति होती। व्यापारिक स्थिति यह है कि लग्न से दसम का स्वामी यदि सूर्य के नवांश में हो तो जातक दवा, ऊन, घास, धान्य, सोना, मोती आदि के व्यापार से लाभ उठाता है। चंद्रमा के नवांश में हो तो कृषि, मिट्टी के खिलौने, बच्चों के खिलौने, फैंसी स्टोर, रेडीमेड आर्ट के कार्य व्यापार से जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। दसम का स्वामी यदि मंगल के नवांश में हो तो तांबा, पीतल के बर्तनों की दुकान एवं कोयला आदि के व्यापार से जातक को लाभ प्राप्त होता है। बुध के नवांश में हो तो लकड़ी का कारखाना, फर्नीचर,
ज्योतिष शास्त्र, वैद्यक आदि कार्यों से या दवा के कार्य से, आयुर्वेदिक दवा के कार्य से उसको, या आजकल उसे ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजी दवाओं के मेडिकल स्टोर से उसको लाभ होता है। गुरु के नवांश में हो तो अध्यापक, अध्यापन कार्य, कोचिंग, स्टेशनरी, किताब कापों की दुकान, व्यापार आदि के व्यापार से। शुक्र के नवांश में हो तो चौपायों के यानी कि पशुओं के खरीदने बेचने से, गुड़ चावल, किराना व्यापार, फैंसी स्टोर इत्यादि से उसको लाभ प्राप्त होता है। दशम स्थान के स्वामी यदि शनि के नवांश में हो तो लोहे का व्यापार, तिल तेल, ऊन आदि के व्यापार से विशेष प्रगति वो करता है। लग्न से द्वितीय या एकादश भाव में प्रबल ग्रह हो तो जातक को व्यापार से विशेष लाभ होता है बजाय नौकरी के। दशमेश बृहस्पति यदि त्रिकोण में हो तो जातक निश्चय ही उच्च पद प्राप्त कर संसार के समस्त सुखों को भोग करता है। अब हमें देखना ही चाहिए कि दशमेश जहां बैठा है या दशम भाव का स्वामी वो किन किन ग्रहों से दिष्ट है, उनकी किस किस ग्रहों से युति है, वो अंशों में सुषुप्त अवस्था में है कि जागृत है कि मृत है कि बाल अवस्था में, ये देखना बहुत जरूरी होता है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है जिसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा, हमारे विद्वानों का अभी ध्यान इस पर नहीं गया, हमारे अंकुर जी का ध्यान इस पर जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। सबसे पहले हमको वो किस राशि में बैठा हुआ है, किस घर में बैठा है, अंकुर जी का ध्यान जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता उस पर उनका ध्यान चला जाता है, मुझे मालूम है, क्योंकि जब उनका वक्तव्य चलता है तो किसी पॉइंट भी छोड़ते नहीं, हम लोग भले कुछ भूल जाएं। यदि दशम भाव का विवेचन करने के पहले, करने के पूर्व हमको ये भी देखना चाहिए कि वो दशम भाव में दशमेश या दशम भाव का स्वामी जिस घर में या जहां पर बैठा है वो किस नक्षत्र में है। क्या वो शत्रु नक्षत्र में तो नहीं है? षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादश 12वें स्थान के स्वामी के नक्षत्र में, या क्रूर ग्रह के, या अकारक ग्रह के, या मारक ग्रह के। अगर ऐसे भी नक्षत्र में बैठा है तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे वो सिर के बल खड़ा हो जाएगा, कुछ भी उसको नहीं मिलेगा, चाहे जितना प्रयास करे, क्योंकि नक्षत्रों का हमारे हमने पढ़ा है कि भगवान विष्णु ने कहा कि नक्षत्र का ज्योतिष को, वो उसमें विष्णु पुराण में बताया है कि कौन कौन ग्रह कितने कितने योजन दूरी पर है, उनका रंग क्या है, उनका आकार क्या है, उनका स्वाद क्या है, उनकी दिशा क्या है, उनका तत्व क्या है। उसमें आगे उन्होंने बताया है कि नक्षत्रों के आधार पर मतलब ज्योतिष की गणना न करने वाला वो वास्तव में ठग के समान है, ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वो किस नक्षत्र में है। अब पता लगा दशम भाव का स्वामी बृहस्पति है, अब वहां पर बैठा राहु का आद्रा नक्षत्र सदभिषा बैठा है, तो कुछ दिक्कत आएगी। मंगल का मृगशिरा है, गरिष्ठा है, जरूर मदद मिलेगी। बृहस्पति के जितने भी मित्र ग्रह, इसी प्रकार से हमको ये देखना चाहिए कि वो किस नक्षत्र में है, दशमेश कहाँ पर है, दशम भाव का स्वामी कहाँ पर, दशम भाव में कौन ग्रह बैठे हैं, उन पे किन किन ग्रहों की दृष्टियां हैं, वो कारक है कि अकारक है। जैसे बताया कि श्रीमाली जी ने कहा कि हमें केवल ये देख के नहीं चलना चाहिए कि दशम भाव का स्वामी शनि है, शनि कारक है, ऐसा नहीं। दशम भाव में 12 लगने में अलग अलग कारक ग्रह है, उनके आधार पर हमें कुंडली का फलादेश करना चाहिए। शनि तो एक नैसर्गिक कारक है, जिस प्रकार से शुक्र जो है सप्तम भाव का नैसर्गिक कारक है, बृहस्पति संतान स्थान का नैसर्गिक कारक है, उसी प्रकार शनि अष्टम का एवं दशम का नैसर्गिक कारक है, आयु का, मृत्यु का एवं दशम भाव का नैसर्गिक कारक है, नेचुरल कारक है। तो हमें इन बातों को भी ध्यान रखना पड़ेगा।
आगे हमारे बहुत ही वक्ता मौजूद होंगे, हम बहुत लंबा बोलेंगे तो हमको मनी मन गाली देंगे कि अब ये हटे, तो आगे बोले, बोलना भी चाहिए उनको, सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा करके। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो हमारी मातृ शक्तियों ने भी कुछ वो भी बराबर बोलते रहे, और तमाम थोड़ा थोड़ा करके बोलते रहे, तो बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले हमारे मित्र जी बोले आदरणीय, तो बड़ा अच्छा लगा।